वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जहाँ पे आज मेरे साथ आप ALP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगोगे। और ये सीरीज है, अगर आज आप ये सेशन पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके पीछे के 6 सेशन ज़रूर देखना और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फरवरी में होने वाले पेपर में जो कि 16, 17, 18 को होने वाला है, वहाँ से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वही सेम क्वेश्चन हो सकता है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। तो पीछे के सारे PDF के साथ आपको रिवाइज करना है। मोर ओवर ये सेट मैं आपको हमेशा डेट बता के ही करा रही हूँ, तो 27 नवंबर 2024 शिफ्ट पहली जो थी उसका सेट आज आप मेरे साथ करने वाले हो। ग्रुप डी, NTPC, ALP और रेलवे के 2026 के सारे एग्जाम्स के लिए आपकी पूरी एक कोर्स तैयार की है, जिसको हाई वोल्टेज बैच बोला जा रहा है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 5000 PYQ और 20 मॉक टेस्ट के साथ आपका सिलेबस पूरा रेडी किया गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आपकी थ्योरी पूरी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रेलवे या SSC कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो आपसे सिर्फ एक बार की प्रिपरेशन मांगते हैं, उसके बाद आपसे टेस्ट डिमांड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्जाम की आपको टेस्ट देने हैं, सो दैट आप अच्छे से उसको मास्टर कर सको। ठीक है, क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी बढ़िया से। और वहाँ पे आप टेस्ट या थ्योरी जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम में जाके, गवर्नमेंट एग्जाम करके एक सेक्शन आएगा, वहाँ जाके आप रेलवे के एग्जाम में जाके टेस्ट और थ्योरी के बैचेस को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। नीचे आपको एक रिएक्शन दिख रही है MnO2 + 4HCl, राइट। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, ये जो है इनको हम बोलते हैं रिएक्टिव मटीरियल्स या इनको हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिन जो एक्चुअली रिएक्ट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम इनको रिएक्शन के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बोलते हैं, या इनको अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक कहते हैं। अगर ये MnO2 यानी कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रोडक्ट जो है वो आपको बताना है। सिर्फ MnCl2 बनेगा, सिर्फ Cl2 बनेगा, सिर्फ H2O बनेगा, या MnCl2 या 2H2O बनेगा। क्वेश्चन देख के बहुत आसानी से पता लग रहा है। आपकी बैलेंसी भी अगर आप देखोगे तो इस थर्ड ऑप्शन से पूरी हो रही है। मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 4 हैं, 2 क्लोरीन ये हो गए, 2 क्लोरीन ये हो गए, और पानी के 4 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के हैं 2 मॉलिक्यूल। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो आपकी आयन इक्वेशन कहला रही है। इसमें क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है और मैग्नीज क्लोराइड भी बनके यहाँ पे रेडी हो रहा है। NCERT का क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट के 2 सेशंस में मैंने आपको NCERT वर्ड टू वर्ड दिखाई है, आपको बताया है, वो फॉलो कर लीजिएगा, वहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा मेटल HCl के लिए, डाइल्यूट HCl के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव सीरीज एज इट इज आपको लर्न करनी है। यहाँ पे मैग्नीशियम याद रखिए, मैग्नीशियम जो है वो HCl के लिए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम की अगर हम या पूरी सीरीज की बात करते हैं तो वैसे तो आपको पता ही है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कैल्शियम, कार्बन नहीं सॉरी कैल्शियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखिए, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे जिंक एंड प्लस आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। जिंक और आयरन ऑलमोस्ट एक ही जैसा रिएक्शन करते हैं। जिंक जैसे ठंडे पानी वगैरह से रिएक्ट, जैसे भाप वगैरह से रिएक्ट नहीं करता है, ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर सकता है, वो भी थोड़ा बहुत है ना। लेकिन हाँ, अगर हमें कंपेयर करना होगा तो जिंक आपको आगे रखना है। तो मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक प्लस फिर आयरन। ठीक है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब जिप्सम की बात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, CaSO4 डॉट में 2H2। इसको जब हम 100 डिग्री, 373 का मतलब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaSO4 डॉट में हाफ H2O। हाफ H2O जो है वो POP कहलाता है, 2H2O जो है वो जिप्सम कहलाता है। इसको हीट करते हैं, और हीट करने के लिए याद रखिए जस्ट 100 डिग्री ही चाहिए, 110 भी अगर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, जस्ट 100 डिग्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस सोल्यूशन। विषमांगी विलयन का उदाहरण कौन सा है। हेट्रोजीनस मतलब जो कि मिक्स या मैच नहीं करते हैं, यानी कि जब वो मिलाए जाएंगे
तो आपस में नहीं मिलेंगे। इथेनॉल वाटर ऐड हो जाता है, टिंचर आयोडीन पानी में बढ़िया ऐड हो जाता है, लेमनेड यानी कि नींबू पानी में भी आप नींबू को अलग नहीं कर पाओगे, ना देख पाओगे। लेकिन अगर तेल को आपने पानी में मिक्स किया है तो वो क्या है, हेट्रो, क्योंकि ये मिलेगा नहीं आपस में, तेल ऊपर तैरेगा डेंसिटी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। इन द गैसियस स्टेट, गैसेज अवस्था में कण तेज गति से अनियमित रूप से घूमते हैं। गैसियस स्टेट में पार्टिकल जो है वो रेंडमली घूमते हैं, गलत तो नहीं है, सही स्टेटमेंट लिखिए। सेकंड, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज नॉट कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज अ कंप्रेस्ड गैस। अब मुझे बाकी चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बी और सी समझ आ गया है कि बी और सी एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शन है, तो मेरा एक ही ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो याद रखिए कि जो हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन वो कंप्रेस्ड गैस होती है, ये बी गलत है, सी ठीक है। इवन कंप्रेस नहीं, हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है, हमारे जो घर में सिलेंडर्स आते हैं ना उससे ज्यादा कंप्रेस्ड होती है हॉस्पिटल में रखी हुई ऑक्सीजन, सी जो है वो आंसर होगा। किस कोशिका का आकार बदलता है, विच सेल हैज चेंजिंग शेप्स, ओवम नहीं चेंज करता, स्मूथ मसल्स या नर्व सेल चेंज नहीं करते, अमीबा जाना जाता है अपनी आकार और आकृति को बदलने के लिए। राइट, झिल्ली से बंधे अंग डैश में मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो ये याद रखिए कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, ओनली यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। नीदर तो ऑप्शन ही नहीं होगा, बोथ वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति रखता है, यानी कि रीजनरेशन, तो इस धरती पे सबसे ज्यादा रीजनरेशन प्लनेरिया के द्वारा शो किया जाता है। इसके शरीर की हर एक टिश्यू केपेबल है अपने आप को नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। उसके अलावा थोड़ी बहुत रीजनरेशन ऑक्टोपस के द्वारा दिखाई देती है, या स्टार फिश होती है उनके द्वारा रीजनरेशन की पावर दिखाई देती है, वरना प्लनेरिया याद रखिए, प्लनेरिया अपने आप को मल्टीप्लाई, अपना नंबर भी रीजनरेशन से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का काम करता है, तो डीएनए याद रखिए, डीएनए पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन को आरएनए पढ़ता है या आरएनए में कन्वर्ट होती है। आरएनए पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन हमेशा अमीनो एसिड द्वारा पढ़ी जाती है और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे सबसे पहले डीएनए पे क्या लिखा हुआ है उसको डीएनए न्यूक्लियस जो होता है वो पढ़ता है, ये एक एंजाइम है जो डीएनए पे लिखी हुई भाषा को पढ़ पाता है और उसे कन्वर्ट करता है आरएनए में। राइट, डीएनए की भाषा 4 शब्दों से मिलके बनती है, एटीसीजी, और आरएनए की भाषा मिलके बनती है एयूसीजी। आरएनए तब्दील करता है अपने आप को प्रोटीन में, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, पहले वाले को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, दूसरे वाले प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस करती है, यही प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे कैरेक्टर्स या हमारे लक्षणों को निर्धारित करता है या हमारे लक्षणों को दर्शाता है। इनमें से कौन सा HNO3 का आणविक सूत्र है, सिंपल है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन 1 है, 1 उसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 7 होता है, एटॉमिक नंबर 14 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, 3 यूनिट एटम्स हैं, और 16 32 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 16 32 है ना। यहाँ पे 16 इंटू 3 करके याद रखिए, 16 32 16 तिया 48, पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 63। वैसे भी याद रखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एसिडिक होता है ये, इसको डाइल्यूट बनाया जाता है अगर कहीं पे ऐड करते हैं, और 63U में कैलकुलेट करते हैं। अगर हवा, पानी और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 और N3 है तो रिस्पेक्टिवली आपको बढ़ते या घटते क्रम में बताना है इनको, तो सिंपल है, N1 अगर हवा का है तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर पानी का, और फिर ग्लास का। सबसे तेज जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इनटू द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अगर किसी एक जगह से एक कोई भी वस्तु घूमती घामती कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंची है, तो जो उनके द्वारा या वस्तु के द्वारा एक्चुअली में जो पाथ कवर किया जाता है, जो दूरी नापी जाती है, वो कहलाती है हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी।
दूरी को हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर हम दूरी या डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिशा की बात नहीं करनी होती है, ये अदिश राशि होती है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश या स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का जो सीधा रास्ता है या शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में ही नापोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिशा आवश्यक होती है, इसीलिए ये कहलाती है असदिश राशि। ठीक है, क्या कहलाती है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इनकी डेफिनेशंस हैं ये सारी, जो डेफिनेशंस डायरेक्टली आपसे पूछी जा रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट, यानी कि 3 गलत होंगी और 1 ठीक होगी। इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय अ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है क्या मैग्नेटिक फील्ड, आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, गलत नहीं बतानी। ठीक है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है, क्योंकि दिशा निर्धारित होती है। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नो, मैग्नेटिक लाइंस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती हैं। नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टू द साउथ पोल, और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज किए जाते हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में पाई जाती हैं। इट ओनली एग्जिस्ट आउटसाइड द मैग्नेट, हम स्टेटमेंट की बात करें, इट ओनली एग्जिस्ट आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर लगने वाला जो होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यस, इट ऑलवेज एग्जिस्ट आउटसाइड द मैग्नेट। एक यहाँ पे सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती हैं, और मैग्नेट जो होती है वहीं से ओरिजिनेट करेगी हमेशा चीजें। तो इट इज ऑलवेज या इट ओनली एग्जिस्ट इनसाइड लिखेंगे, है ना। आउटसाइड वर्ड गलत है, इनसाइड, क्योंकि मैग्नेट के अंदर से ही मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। हम कहते हैं ना अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो जो मैग्नेट है अर्थ, वो उसके आयरन कोर की वजह से है, जो कि उसके सेंटर में यानी कि उसके इनसाइड रखा हुआ है। तो पृथ्वी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अपने बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं, अंदर जो लोहा है उसकी वजह से वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसके संश्लेषण के लिए क्या चीज जरूरी होती है, तो आयोडीन करके याद रखें, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। निम्नलिखित में से कौन से रिसेप्टर स्वाद का पता लगाने में मदद करते हैं, तो स्वाद का पता लगाने के लिए हमको कौन हेल्प करता है, गस्टोटरी, फोटो रिसेप्टर्स नहीं बोलिएगा, फोटो हमको देखने में मदद करते हैं। ठीक है, गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। If a man lift 1 kg of load to the height of 2.5 meters from the ground, अगर एक आदमी 1 किलोग्राम वजन को लेके 2.5 मीटर्स की हाइट पे चढ़ता है, तो एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू जो इसने लगाई है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये मास हो गया, किलोग्राम में है, ठीक है, ये जी हो गया, और ये आपकी होगी हाइट 2.5 मीटर्स। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है वो कैसे काउंट किया जाएगा, कोई लोड नहीं लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, 3 जो चीजें दी हुई हैं वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके मांग रहे हैं, यानी कि एम, जी और एच की बात करें तो 2.5 इंटू 1 इंटू 10 kg जो है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन हो गया, आंसर आपका 25 जूल। क्वेश्चन देख के सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो दी गई है ना चीजें उनकी वैल्यू लिख लीजिए कि ये एच है, ये जी है और ये मास है। 3 चीजें सामने आती है, आपको समझ आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एम इंटू जी इंटू एच वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे बढ़िया अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R ओम एंड 5 ओम इज 7। वेरी इजी। देखो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R जो है वो इक्वल होता है जितने भी रेजिस्टेंस है। अब टोटल इधर जो दिया हुआ है वो 7 ओम दिया हुआ है, R1 जो दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, और 5 ओम जो है ये दिया हुआ है R2। तो R क्या हो गया यहाँ पे, ये R1 क्या हो गया 2 ओम, है ना, माइनस ही तो करना है आपने, 2 ओम जो है वो आंसर हो गया। 1 मीटर फोकल लंबाई के उत्तल दर्पण के वक्रता और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ये है, यहाँ पे ये पोल है, इसके बीच की जो दूरी है मिरर ऑफ 1 मीटर, अच्छा फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 1 मीटर,
फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल बतानी है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो फोकल दूरी होती है वो रेडियस की आधी होती है, तो f या 2f इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर, f दिया हुआ है 1, तो r कितना हो गया 2 मीटर जो है वो आपका r हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ओके 18 क्वेश्चन इन द सेशन। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो मतलब इजी क्वेश्चन है। अब इजी लग रहे होंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। अजय ये बता दो, अब इतने सेट के बाद एटलीस्ट आपको कुछ लेवल ऑफ इजीनेस आ रही है? ऐसा तो नहीं है बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अब तो देयर इज सम इजीनेस इन योर क्वेश्चंस, है ना। तो थ्योरी की कोर्स आप क्लास 24 एप्लीकेशन से ले सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी चालू है। टेस्ट जो है वो आप क्लास 24 एप्लीकेशन में जाके स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट भी हैं जिनके लिए अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, तो आपके बाय द एग्जाम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया से अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर और आगे हम थ्योरी के सेशंस को स्टार्ट करें। उससे पहले एटलीस्ट वी शुड डू 10 to 20 पेपर्स, और अभी एग्जाम आने वाला है, तो अभी बेस्ट है कि आप साइंस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो करो, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।